हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। तो टीओ एटीओ का फाइनली प्रीलिम्स हो गया कंडक्ट, है ना। तो कुछ मैं आज आपको बेसिक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि पेपर कैसा था, है ना। एनालिसिस करेंगे उसका और क्या हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं आने वाला जो एचसीएस का जो प्रीलिम्स है, ठीक है, उसमें क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, जिन पे फोकस रह सकता है, कैसे पेपर सेटिंग हो सकती है ना, थोड़ा हम उसका इन्फ्रेंस निकालेंगे। और थर्ड थिंग, जो एचपीएससी का आपका टीओ एटीओ का मेंस आएगा, उसके लिए हम क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, है ना। टीम से इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो आज का पेपर था, अगर उसकी बात करें, जो टीओ एटीओ का प्रीलिम्स आपका कंडक्ट हो गया है ना। तो इसमें एक जो बेसिक ऑब्जर्वेशन है, तो पेपर जब भी आप कभी देखोगे, कई बार हमें पेपर लगता है बहुत फैक्चुअल आ गया, है ना। कई बार लगता है कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को उन्होंने ज़्यादा फोकस कर दिया, कई बार लगता है बहुत ज़्यादा एनालिटिकल बना दिया, है ना। तो ऐसा इस पेपर को देख के जो एक रिस्पॉन्स है मेरा, इट वाज अ काइंड ऑफ अ मिक्स एंड अ बैलेंस पेपर। जो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है टीओ एटीओ, उसके हिसाब से एक अप्रोप्रिएट बैलेंस और मिक्स पेपर इन्होंने बनाया है ना। तो फर्स्ट तो जो लुक आती है वो यही आ रही है। और दूसरा ऐसा है, क्योंकि देखो इस मिक्स इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट्स को लगभग एक बैलेंस तरीके से इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ जैसे इकोनॉमिक्स है उसमें 3 ही क्वेश्चन आए, तो ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स तो रहेंगे। आप एचसीएस में भी देखना, इकोनॉमिक्स के मोस्टली 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, है ना। लेकिन हाँ, कई बार रिपोर्ट्स इंडेक्सेस आ जाए, वो बात अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो मे बी अगली बार इकोनॉमिक्स से 8-10 क्वेश्चन आ जाए, पर थी प्रेजेंस तो थी ना सब्जेक्ट की। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कई बार किसी से ज़्यादा आते हैं, कई बार किसी से कम आते हैं, लेकिन पेपर बैलेंस था। ऐसा नहीं कह सकते किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया है, किसी को निगलेक्ट किया है। सेकेंड थिंग इज, ये भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड था, स्टैटिक को निगलेक्ट किया है। तो इसलिए मतलब वेल बैलेंस्ड और मिक्स, ये तो पहली ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सेकंड एक बात इसमें और है, क्योंकि अगेन टीओ एटीओ का एग्जाम था, तो वन लाइनर थे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। जो एचसीएस में थोड़े कम मिलते हैं, यहाँ पे वन लाइनर थे। और वो वन लाइनर किसके ऊपर बेस थे आपकी, मोस्टली डेट के बेस के थे, कि इस डेट को क्या हुआ, इस डेट पे क्या रिलीज हुआ, कितना फंड रिलीज हुआ। और दूसरा कोई फिगर, कोई डेटा, कोई फंड रिलीज, ठीक है। कोई साइंस में भी अगर कोई पर्टिकुलर डेट, यानी मान लो आदित्य L1 है या गगनयान है, पर्टिकुलर डेट पे उसने क्या क्या चीजें की, इस तरीके से डेट के फोकस एग्जाम में क्वेश्चन है। और इनमें से कुछ 1-2 लाइन, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपकी एचसीएस में पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ट्रैक करनी होती है ना, कि भाई एचपीएससी है, उसी ने पेपर सेट किया, तो उसकी रडार में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो इन पेपर से आप वो थीम निकाल सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज है, गवर्नमेंट स्कीम्स के 2-3 क्वेश्चन थे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम्स को भी हमें फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की भी, हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम, दोनों आप फोकस करोगे। थर्ड, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, जैसे आपका ये ऐसे टॉपिक है जो आपको इनका डेटा हो गया लेटेस्ट, इनकी कोई स्कीम होगी, तो ये आपको फोकस करने हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे। और डेटा की अगर बात करें, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कोई डेटा आ रहा है, क्रॉपिंग, कौन कितना क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, एरिया क्या है, तो एग्रीकल्चर का डेटा आपको फोकस करना चाहिए। एक मेजर चीज और है, इसके काफी क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगेन अब जो बच्चे एचसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको अब इस पे काफी फोकस करना है। अपने अलग अलग डाइवर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या मैंडेट है, कितना वो शेयर होल्ड करती हैं, कुछ चीज़ें फैक्चुअल आ जाती है चीज़ें, मेंबर्स, रिसेंट उन्होंने कुछ रिलीज किया हो, कुछ डिक्लेरेशन किया हो, है ना, कुछ मेंबर कोई ऐड हुआ हो, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे आई थिंक फोकस होना चाहिए आप लोगों का तैयारी करते वक्त। देन टेक्नोलॉजी में अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ है, साइंस, देयर आर मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस, बेसिक अच्छी बात है। एचसीएस में कई बार 1-2 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, बहुत हाई नहीं था साइंस का डिफिकल्टी लेवल। 2-3 सब्जेक्ट में बताऊंगा, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस में 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के साइंस, है ना, और इको के 3 ही क्वेश्चन थे जो मैनेजेबल थे। पर ये क्वेश्चन पेपर ऐसे, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री में चलो कुछ डिफिकल्ट थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन ये 3 तो बिल्कुल ऐसे थे जो बिल्कुल मैनेजेबल थे आपके। इको भी मैनेजेबल है बिकॉज क्वेश्चन कम थे, तो ये आप आराम से पढ़ते। और एक टॉपिक देखो, हम क्योंकि हम फोकस बात करते हैं रेलिवेंसी की, कि रेलिवेंट पढ़ाओ चीज़ों को। जब मैं ज्योग्राफी लेता हूँ क्लास, तो एक टॉपिक आता है रॉक सिस्टम,
अब रॉक सिस्टम में आपने देखा होगा अधिकतर जो क्लासेस में होते हैं ना वो क्या करते हैं, बस सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नस रॉक और रॉक साइकिल पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं उसके बियॉन्ड कराता हूँ। आप नोट्स उठा के देख लेना चाहे उसमें कि उनके मेटामॉर्फिक के डिफरेंट टाइप्स, इग्नस के डिफरेंट टाइप्स। और आज देख के मेरे को खुशी हो रही थी कि केवल 2 पेज से ही वो दोनों जो डिफरेंट रॉक सिस्टम के क्वेश्चन आए हुए थे, जो बाकी बच्चों को शायद डेप्थ में लगेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो उनको बिल्कुल कंफर्टेबली वो इजीली कर पाएंगे उस चीज़ को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी का मैनेजेबल था पेपर, क्योंकि अगर आपने सही ढंग से ज्योग्राफी को पढ़ा है तो वो आपका हो जाएगा वहाँ से पार्ट। अब बात करते हैं एक हरियाणा स्पेसिफिक, क्योंकि अगेन टीयू एटीयू का पेपर था, या हरियाणा के और भी जो पेपर होते हैं सीईटी हो गया, बाकी में हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है हरियाणा स्पेसिफिक कैसे क्वेश्चन ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के नहीं पूछे हुए। ठीक है, हिस्ट्री के हैं, लेकिन हिस्ट्री में भी उन्होंने पूछा हिस्ट्री, अगर हरियाणा हिस्ट्री का पूछ रहे हैं तो क्रोनोलॉजी वाइज पे बहुत फोकस किया है। ठीक है, क्रोनोलॉजी में बहुत फोकस किया कि ये चीज़ हुई है, ये चीज़ हुई है हरियाणा में, तो किस क्रोनोलॉजी में हुआ है। तो काफ़ी क्वेश्चन थे, तो एक तो क्रोनोलॉजी पे और दूसरा हरियाणा का सेंसस का डेटा या बाकी और भी कोई रिलेटेड डेटा है वो। तो आपको मेरे ख्याल से फोकस करना ही चाहिए इस जो में क्रोनोलॉजी में हरियाणा में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो किन क्रोनोलॉजी में हुई है। ठीक है, और क्या क्या मेजर डेटा है, ये हमें एक इन्फ्लुएंस निकल के आता है कि इन पे हमें फोकस करना ही है। बाकी चाहे करो ना करो, पर्सनैलिटीज हो गया उन पे भी करना है। थर्ड चीज इसमें नहीं आया, लेकिन पर्सनैलिटीज एचसीएस में आते हैं कई बार, जो करंट की पर्सनैलिटीज है और जो फेमस है। तो ये 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि हरियाणा में जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, किस कोई भी इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए हैं, कोई आपके बैटल्स हुए हैं, तो किस क्रोनोलॉजी में हुए हैं वो करो। उनसे रिलेटेड हमारे को हरियाणा को डेटा स्पेसिफिक है वो करना है आपको। थर्ड थिंग इज द पर्सनैलिटीज। फिर इसके बाद जो मैंने बताया हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी डुएबल था, है ना, एंशिएंट मिडिवल में बच्चों को चैलेंज हो सकता है। कल्चर वाला पार्ट काफ़ी पूछा हुआ था, तो कल्चर वाले पार्ट को निगलेक्ट नहीं करना है आपको। आर्किटेक्चर हो गया, डांस ड्रामा हो गया, कल्चर वाले पार्ट से भी क्वेश्चन थे। एक चीज़ देखो एचसीएस में पूछता है, यहाँ पे भी ओनली 1, ठीक है, ओनली 2, ओनली 3 स्टेटमेंट, इस तरीके के जो स्टेटमेंट वाले पैटर्न है, ठीक है, ओनली 3 स्टेटमेंट्स, ये वाले भी काफ़ी चीज़ें पूछी गई है। तो मतलब टीओ एटीओ में शायद काफ़ी बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, उनको लगा सीधा ABCD 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट, पर इन्होंने काफ़ी मिक्स बनाया पेपर को, है ना। तो ये भी अप्रिशिएबल एचपीएससी के लिए कि 1 लाइनर भी डालने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी डालने हैं, ओनली 1 ओनली 2 स्टेटमेंट्स, ये वाले भी डालने हैं। तो काफ़ी अच्छा पेपर बनाया था। ठीक है, हिस्ट्री में बात करें तो मैंने बताया जैसे कल्चर वाला पार्ट था, आईवीसी से 3 से 4 क्वेश्चन, तो आईवीसी से इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो आईवीसी फोकस है। हरियाणा में जो आईवीसी की साइट्स है, क्या वहाँ डिस्कवर हुआ है, किस डेट पे है, डेट भी आपको याद रखनी है इसी में। ठीक है, और ये तो मेरी तरफ से एक बेसिक था ओवरव्यू। अब जो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, है ना। अब सेकंड पार्ट आता है कि जो इसका मेंस है टीओ एटीओ का, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखो इसके लिए जो आपके पेपर, अब टीओ एटीओ का पेपर 1 तो हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है, दैट इज जनरल स्टडीज का जो था आपका पेपर 1। अब पेपर 2 रह गया आपका, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। पेपर 2 मान लो इसमें नोटिंग, ड्राफ्टिंग, हिंदी इंग्लिश में है ना, और ग्रामर का पार्ट जो है वो सारा आएगा इसमें। पेपर 3 में आपका ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, अब इसको हमें डील करना है। तो इसके लिए यूपीएससी अखाड़ा पे हम आपके लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड कोर्स लेके आ रहे हैं, है ना। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम यूपीएससी अखाड़ा यूट्यूब पे, अगर आप जाओगे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी अखाड़ा, तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी अभी एक वीडियो, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो डेमो लेक्चर। एक वीडियो और डाल देंगे हम आपके लिए, उसमें कैसे हम ऑडिट एंड अकाउंटिंग को अप्रोच कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये पेपर 3 हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका। साथ ही साथ पेपर 2 जो नोटिंग ड्राफ्टिंग है उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। इसमें स्पेशलिस्ट फैकल्टी होंगे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे आपके, वो आपको ऑडिट अकाउंटिंग कराएंगे। हर क्लास के बाद आपको आंसर राइटिंग कराएंगे, क्योंकि अब बात आंसर राइटिंग पे आएगी, तो वो हम इंश्योर करेंगे आपकी आंसर राइटिंग हो, प्रॉपर टेस्ट हो, आपके फैकल्टी से आपका इंटरेक्शन हो, ताकि आप इंप्रूव कर पाओ अपने मार्क्स। तो हर वो कोशिश करेंगे कि जो आपकी रैंक 1 या टॉप जो बच्चे टीओ एटीओ में सिलेक्ट होंगे वो हम यूपीएससी अखाड़ा से आपके लिए निकालें, ठीक है। तो ये टीओ एटीओ का हो गया। सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताया कि थीम्स इंपॉर्टेंट जो आप और ड्राइव कर सकते हो इस पेपर से, तो इसके लिए मैं हमारे जो दूसरे फैकल्टी मेंबर है जगदीप सर, उनको इन्वाइट करता हूँ। जगदीप सर प्लीज़ वेलकम। हेलो सर। जगदीप सर यूपीएससी के इंटरव्यू भी दिए हैं, एचसीएस का भी सर ने काफ़ी बार किया है प्री मेंस। अब इसमें देखो सर आपको हेल्प करेंगे। पहले तो जो पेपर 3 वाला पार्ट है,
टीओ एटीओ का जो मेंस का, क्योंकि सर का ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रहा है यूपीएससी के अंदर, तो उनके डेप्थ है उस चीज़ की। क्योंकि मेरा मानना ये हमेशा सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो उसी से काम करवाना चाहिए, तभी वो आपको एक इंसाइट्स दे पाते हैं बियॉन्ड द बुक। वो नहीं है केवल 8 चैप्टर पढ़ा दिए आपको कैग वाली बुक के, उसके बियॉन्ड भी ये आपको चीज़ें बताएंगे, ताकि एक आपकी होलिस्टिक तैयारी हो। और इस वाले पेपर में जो सर की ऑब्जर्वेशन है सर आपके साथ शेयर करेंगे, और फ्यूचर में सर का क्या प्लान है आपके साथ, अभी मेंस कैसे अप्रोच करेंगे वो भी आपको जगदीप सर बताएंगे। सर प्लीज़। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विनय सर ने एक बहुत अच्छी इन्फ्रेंस दी आप अपनी रिगार्डिंग दी लेवल ऑफ पेपर इट वाज। तो मेरी ऑब्जर्वेशन भी इज समवट सिमिलर टू विनय सर। जैसे कि आई वुड लाइक टू इंटरप्रेट दिस एग्जाम ऑन टू इंपॉर्टेंट बेसिस। फर्स्ट वन वाज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। सो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन वाज अ राइट मिक्स, मतलब बैलेंस्ड था इन टर्म्स ऑफ जो एनालिटिकल पार्ट था पेपर का, एंड सेकंड जो हमारा फैक्चुअल पार्ट था। तो दोनों का बहुत ही राइट मिक्स था। इफ वी ट्राई टू सी दिस अक्रॉस सब्जेक्ट्स, अगर हम बिग 4 सब्जेक्ट्स जिनको बोला जाता है यूपीएससी या एचसीएस के, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, तो इन चारों के चारों पोर्शंस में से जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही वेल बैलेंस्ड थे, और एनालिटिकल एज वेल एज फैक्चुअल थे। तो इसलिए जो यूपीएससी अखाड़ा का जो यूपीएससी और एचसीएस रिलेटेड कोर्सेज हैं उनमें बहुत ही डिटेल्ड तरीके से वो चीज़ें कराई जाती हैं। सो आई वुड नॉट हेजिटेट टू से कि जो बच्चे हमारे साथ एचसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अनड्यू एडवांटेज इस पेपर में रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थीम्स जो पेपर में आई है वो हमने क्लास में बच्चों को कवर किया है, एंड दे हैव बीन कंटिन्यूसली टेस्टेड थ्रू डिफरेंट टेस्ट सीरीज, और उनके ऊपर क्लास डिस्कशंस भी हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि पॉलिटी में एक थीम बहुत ही रिकरिंग होती है और हम क्लास में एम्फेसाइज भी करते हैं कि जो आर्टिकल नंबर्स हैं, आर्टिकल नंबर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 32 एंड 226 के ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल नंबर, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस एज सच, बट ये मेंस में डिस्कस किया जाता है। तो एक तरीके से फैक्चुअल एज वेल एज एनालिटिकल पार्ट बोथ हैव कम इन दिस एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए अब जो सुपरफिशियल नॉलेज है, जैसे कुछ बच्चे खाली ल्यूसेंट को याद करके पेपर क्लियर करने की कोशिश करते हैं, वो अब पॉसिबल नहीं रहेगा। इसीलिए आपको एक डिटेल्ड एनालिटिकल और फैक्चुअल अप्रोच दोनों को राइट इंटीग्रेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। देन वी हैव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत कम था, लाइक वी हैव ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस, लेकिन उसमें भी अगर आप देखो होराइजन बहुत वाइड था। जैसे बीओपी अकाउंट्स से क्वेश्चन आया है, उसके बाद ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पे क्वेश्चन आया है, ब्रेटन वुड्स जिसमें तीन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी। ठीक है, तो उस पे क्वेश्चन आया है। देन वी हैव आल्सो क्वेश्चंस ऑन मनी एंड बैंकिंग पोर्शन, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, वो जो कि एक यूजुअल क्वेश्चन है। तो ये चीजें हम ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस करते रहते हैं, दैट दीज आर रिकरिंग थीम्स, और इनसे हम जो भी क्वेश्चन आता है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत एडवांटेज होती है, बिकॉज हम कंसेप्चुअली स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इन पर्टिकुलर सेक्शंस में। देन ज्योग्राफी में जैसे विनय सर ने डिस्कस किया, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में क्वेश्चंस जो आए हैं, ठीक है, वो भी एक इजी पार्ट था। हिस्ट्री को अगर हम डिटेल में देखें तो वी कैन डिवाइड हिस्ट्री इन 3 मेजर पोर्शंस: आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री, एंड मॉडर्न। ठीक है, तो अब की बार जो इस, जैसे विनय सर की भी ओपिनियन थी और मेरी भी समवट सिमिलर ओपिनियन है, दैट दिस वाज अ मॉडरेट पेपर, अगर हम डिफिकल्टी लेवल पे इसको जज करें। तो उसका एक रीजन है द इम्पोर्टेंस गिवन टू आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर की यूजुअली वेटेज इतनी नहीं होती है। इस वजह से इस एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के होने से कट ऑफ कैन बी स्लाइटली लो। मतलब अदरवाइज इट्स अ इजी पेपर, अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो दैट मेक्स द पेपर इजी। बट आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है, स्टूडेंट्स समटाइम्स इसको इग्नोर भी करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, या बाकी सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम लगा देते हैं, इसकी वजह से ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होता है वो इग्नोर हो जाता है। बट अगर ये गलती किसी ने नहीं की होगी तो उसके लिए दिस पेपर इज गोइंग टू बी इजी। अगर आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन में एफिशिएंसी ज्यादा है तो यू कैन से दैट यू आर श्योरली गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ठीक है,
उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज बिग 4 सब्जेक्ट्स वी हैव ग्रेट वेटेज टू जनरल साइंस क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब जनरल साइंस में क्वेश्चंस मोस्टली वर ऑन द इजियर साइड, जैसे स्पेस मिशंस। अब बच्चे जब भी कोई प्रीलिम्स टाइप का एग्जाम होता है तो स्पेस मिशंस आर ऑलवेज द प्रायोरिटी, वो सारे याद करके जाते हैं। सो आई विल कंसीडर देम टू बी इन द इजियर कैटेगरी, ठीक है। जैसे आदित्य के ऊपर क्वेश्चन आया, गगनयान के पेलोड के ऊपर क्वेश्चन आया, एक्सपोसैट के ऊपर कोई इसमें क्वेश्चन आया है जो, ठीक है। तो आई वुड कंसीडर देम इन द इजियर कैटेगरी। बट व्हाट मेक्स द पेपर ऑफ मॉडरेट लेवल वाज द केमिस्ट्री क्वेश्चंस। जैसे केमिस्ट्री में कंपाउंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ऑक्सीजन की अबेंडेंस, रायोलाइट, उसके व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम से अगर आपने बहुत अच्छे से उनको याद नहीं किया हो तो दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स इन द एग्जाम, बिकॉज उस टाइम पे बच्चा स्ट्रेस में भी होता है। तो एकदम से इन केमिस्ट्री रिलेटेड जो सोल्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एसिडिक बेसिक कंपाउंड्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लिटमस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये थोड़ा सा आई वुड से मेक्स द एग्जाम ऑन टुवर्ड टेक्स द एग्जाम टुवर्ड्स द मॉडरेट लेवल, ठीक है। सो ओवरऑल आई विल से दैट दिस वाज अ वेरी गुड एग्जाम कंडक्टेड बाय द HPSC. So this was about the content of the paper. The second inference that I have in this exam was the framing of questions. तो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस में अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यूपीएससी स्टाइल्ड एमसीक्यूज हमें देखने को मिले इस पेपर में, ठीक है। जैसे 3-4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उनमें से पूछा गया ओनली 1 या ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो यूजुअल एलिमिनेशन टेक्निक्स बच्चे अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज करके जो वो क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ी सी इनइफेक्टिव हो जाती है। तो इसलिए इट बिकम्स प्योरली एनालिटिकल, और जिन बच्चों का फैक्चुअल डेटा या फैक्ट्स पे अच्छी पकड़ है उनका स्कोर करने का इसमें चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। देयरफॉर आई विल से दैट दिस इज अ वेरी गुड, वेरी एनालिटिकल एंड फैक्चुअली बैलेंस्ड पेपर। तो इसलिए हमें इस एग्जाम में ये देख के हमें अगले आने वाले जो HCS और इवन आई से अदर HPSC जो अदर एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है वहाँ उनके लिए भी हमें प्रिपेयर होने में ये हेल्प करेगा, बिकॉज HPSC हैज रियली रेज्ड द बार, ठीक है। अब उस टाइप के फैक्चुअली बहुत ही ज्यादा, जैसे कई बार पहले पेपर्स में क्या होता था, रोड की लेंथ पूछ लेते थे, ठीक है। तो उस टाइप के नॉन सीरियस क्वेश्चंस अब हमें यूपीएससी या HCS में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिटिकली अभी चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस प्रीलिम्स इज ओवर। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम है, ठीक है। और 1-2 दिन के बाद जैसे ही अब आप इसकी कीज हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे और विल डिस्कस दिस की इन अदर वीडियो, तो वहां से आप एक बार अपना जो कट ऑफ का आइडिया है वो डिफरेंट प्लेयर्स विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, वहां से आप आइडिया लेके according to me if you are scoring somewhere near 65 in the general category, ठीक है, 65 plus minus 2-3 marks if you are scoring, तो then you should take 1-2 day break and then you should start preparing for mains, ठीक है। बिकॉज प्रीलिम्स में आपका अब प्रीलिम्स इज ओवर, ठीक है, जो एक्चुअल सिलेक्शन होगा वो होगा मेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो मेंस के लिए वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस कोर्स फॉर पेपर 3 ऑफ TO ATO, और इस पेपर में हम जो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि चैप्टर 1 to 8 ऑफ अ स्पेसिफिक बुक टाइटल्ड गवर्नमेंट्स अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, एन इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, उस बुक के 1 से 8 चैप्टर्स तक ही आएंगे। तो ऐसा बहुत कम एग्जाम्स में देखा जाता है कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक उन्होंने सिलेबस मेंशन किया गया है एंड विच इज अ चैप्टर ऑफ अ पर्टिकुलर बुक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप बहुत ही कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और आपको अपनी नॉलेज को जितना एक्सपेंड कर सकते हो, जितना डेप्थ आप अपनी आंसर राइटिंग में लेके आ सकते हो, उतना आपको
लेके आना पड़ेगा। और इस चीज में आपकी हेल्प करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं मेंस कोर्स फॉर टीओ एटीओ, जो आपको टोटली कैपेबल बनाएगा कि आप एक एक्सपर्ट लेवल आंसर राइटिंग के साथ इस मेंस एग्जाम में अपीयर हो। एंड वी विल हेल्प यू इन ऑप्टिमाइजिंग योर स्ट्रेटजी। डेली आंसर राइटिंग होगी, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी बाय द यूपीएससी अखाड़ा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन भी होगा टीचर्स के साथ, ताकि आपका लाइव इवेल्युएशन भी हो और आपको अपनी कमियों के बारे में, आंसर राइटिंग की कमियों के बारे में आपको आप उनको इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो ये कोर्स हम लेके आ रहे हैं। एक जो लेक्चर है इसका, जैसा विनय सर ने आपको बताया, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द कोर्स इन वेरी लेस टाइम, ताकि आपके पास फिर रिवीजन का और उसको फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास रहे। एंड वी वांट टू गिव मैक्सिमम सिलेक्शन फ्रॉम यूपीएससी अखाड़ा इन द टीओ एटीओ एग्जाम। ठीक है, और इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एनरोल करना है। एंड यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड द क्वालिटी ऑफ डिलीवरी अबाउट पेपर 3 इन द वीडियो दैट विल अपलोड ऑन द यूट्यूब सून। ठीक है, तो जस्ट टेक रेस्ट ऑफ वन डे एंड गेट रेडी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेंस एग्जाम। ठीक है, आप यूपीएससी अखाड़ा के यूट्यूब चैनल पे आके इस कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो अब विनय सर आपको फर्दर इस चीज़ से रिलेटेड डिटेल में बताएंगे। थैंक यू जगदीप सर, काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए आपने, है ना, बच्चों को। अब देखो 2-3 बातें हो रहे हैं, कट ऑफ पहले बता देते हैं एक बार और। ये तो कोई नहीं बता सकता कट ऑफ कितनी जाएगी क्या है, वैसे कि एस्टिमेट लेते हैं, आप लोगों को भी शांति हो जाए, है ना। और फिर भी क्योंकि हमेशा कहीं ना थोड़ा वेरी भी करता है, हमने भी जो बाकी बच्चों से बात की है, एक अपना एनालिसिस किया, एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ, जैसे जगदीप सर ने बताया आपको 65, तो मेरे हिसाब से जो 60 से 65 रेंज में बच्चा है, तो वो अपनी तैयारी करे मेंस की, क्योंकि पता नहीं होता, है ना। कई बार थोड़ा हम पॉजिटिव, जो बच्चे सिंसियर होते हैं, वो लोग कट ऑफ को थोड़ी ज़्यादा मानते हैं, यार 65 जाएगी 70। जो थोड़े नहीं कर पा रहे, वो उनको लग रहा है कि यार थोड़ी कम ही जाएगी, तो किसी को नहीं पता कट ऑफ ना। तो आप मेरे हिसाब से कि ये रेंज है, इवन पता नहीं 55 भी चली जाए, 60 भी, दैट इज़ नॉट पता नहीं, लेकिन अभी 65 से जो 60 है उनको तो प्रिपेयर करना अपना स्टार्ट कर देना चाहिए, एक दिन का अपना ब्रेक लेके। वैसे इतना ज़्यादा भी रिक्वायर नहीं है ब्रेक का, है ना, ज़्यादा बस हल्का सा लेके अपना स्टार्ट करो। अब एक तो हो गया कट ऑफ वाला पार्ट, ठीक है। बाकी ये इसलिए भी है क्योंकि देखो कुछ चीज़ें कंपैरेटिवली ईजियर थी जो हमने डिस्कस की, पर कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं वन लाइनर थी, कुछ करंट अफेयर स्पेसिफिक थी जो एकदम से रिकॉल नहीं होती, फिर एग्जाम कंडीशन, उसमें प्रेशर झेलना, तो इसीलिए कट ऑफ कई बार 4-5 नंबर नीचे चली जाती है। तो वो हमें किसी को नहीं पता, पर इस रेंज में है तो काम बन सकता है। अब बात आती है फिर आगे क्या करें, है ना। तो वो ये हमें टीम ने ऑलरेडी पहले डिसाइड कर ही रखा था कि यार बच्चे परेशान होंगे, उससे पहले ही उनको हेल्प करने के लिए रेडी रहना है हमें। तो हमने इसलिए, आप देखो ऑलरेडी एक लेक्चर तो डाल रखा है यूट्यूब पे, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी कैसे इजी आपको एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा कंप्लीट जो कोर्स है मेंस का, टीओ एटीओ मेंस कोर्स हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो नीचे आपके यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर दो, है ना, और वहाँ से हम आपको टीम रीच कर लेगी आपको। अदरवाइज 9310521990 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल या टेलीग्राम, आप कुछ भी कर सकते हो, वहाँ से आपको हम डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, या यूपीएससी अखाड़ा ऐप है, वहाँ पे आप कर सकते हो इसको, कोर्स को ज्वाइन। ठीक है, तो टीओ एटीओ मेंस, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, आपको क्लासेस मिलेंगी डिटेल्ड, ठीक है, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको आंसर राइटिंग होगी, आपकी टेस्ट सीरीज होगी इसमें आंसर राइटिंग के साथ साथ, प्लस में एक आपको पर्सनल मेंटरशिप या गाइडेंस बोल लो, जिसमें आप फैकल्टी के साथ कनेक्ट हो गए। क्योंकि यहाँ पे अब मेंस में ऑब्वियसली प्री से कुछ बच्चे छट जाएंगे, अब इनमें से रिजल्ट निकालना है अपने को, तो हम स्पेसिफिकली बच्चों पे ध्यान देंगे ताकि आप रिजल्ट क्रिएट करो। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आपको और इजी हो जाएगा कैसे आप वो वीडियो देख सकते हो, जो एक डेमो वीडियो है। सिंपली आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे अगर आप यूपीएससी अखाड़ा लिखोगे,
यूपीएससी अखाड़ा यूट्यूब पे देखो, अभी आ गया टीओ एटीओ मेंस स्टार्टिंग मिल जाएगी। वीडियोस पे जाना तो अभी पहली वीडियो ये है हमारी टीओ एटीओ मेंस ऑडिट एंड अकाउंट लेक्चर 1। ये आप लेक्चर 1 आराम से देखो, 1 घंटे का लेक्चर है। इसके बाद अभी और बाकी लेक्चर्स भी आपको हम ऐप के ऊपर प्रोवाइड करेंगे जो बच्चे उसमें एनरोल करेंगे। फिर भी कोई डाउट आता है, आपको कुछ भी पूछना हो, फर्दर कुछ क्वेरी हो, एग्जाम से रिलेटेड कुछ एंजाइटी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो 9310521990। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।